देखिए, स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है जब आपको ये लग रहा होता है कि आगे कुछ या तो खतरा है या आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। इमोशनल सप्रेशन और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसमें बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या होता है कि आप इमोशंस हैं तो आपके अंदर, आप उसको दबाए जा रहे हो। जब आप इमोशंस को दबा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो उससे रिएक्ट कर रही है। जब आप हमेशा ही स्ट्रेस में रहोगे तो आपको धीरे धीरे वो, जब हम बाकफ्लावर रेमेडी दे रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल का केस अलग होता है। किसी इंडिविजुअल में हेलो, वेलकम टू सोलवियम पॉडकास्ट, जहां हम एक्सपीरियंस करते हैं और जानते हैं अलग अलग एंजाइटी टूल्स के बारे में, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, सप्रेशन हो और बहुत कुछ, और उनसे हमें डील कैसे करना है हम ये भी समझते हैं। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें हर एज की कैटेगरी का पर्सन कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करेगा। समटाइम्स हम नॉर्मली स्ट्रेस में होते हैं और हमें लगता है कि ये बॉडी के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे यही स्ट्रेस कब क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और सिर्फ क्रॉनिक स्ट्रेस बनना ही नहीं, बल्कि ये हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, माइंड को कैसे इफ़ेक्ट करता है, हम ये भी नहीं समझ पाते और धीरे धीरे हमारी लाइफ में और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और जानेंगे हम कि क्रॉनिक स्ट्रेस होता क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आज इन्हीं सब पे बात करने और समझाने हमें आए हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी, रिटायर्ड, जो कि काफ़ी सालों से लोगों की स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और उनकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि होता क्या है ये क्रॉनिक स्ट्रेस। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति, आई एम गुड। तो सर, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। क्रॉनिक को बाद में पकड़ेंगे, जी। पहले हम पकड़ते हैं स्ट्रेस को अच्छा। कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है जब आपको ये लग रहा होता है कि आगे कुछ या तो खतरा है या आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है, जैसे आपके कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं या आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है या इस टाइप की चीज़। ठीक है। इस टाइम क्या होता है, बॉडी जो है, एक टर्म है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओके। और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो है आपका रेस्ट। ठीक है। बॉडी आपकी रेस्ट में होती है, आराम से आप सांस ले रहे होते हैं, कोई जल्दी नहीं होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक हो गया। सिंपैथेटिक जो है जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हो, यानी कि मेरे को तैयार होना है किसी चीज़ से लड़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयारी के लिए, ये हो गया स्ट्रेस। जब क्रॉनिक स्ट्रेस कब हो जाता है, जब ये सिस्टम जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसमें आपकी बॉडी वापस पैरासिम्पैथेटिक में आना भूल जाती है। सो इसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोल देते हैं। तो ऐसा ये होता क्यों है? ये क्यों होता है, इसके रीजंस बहुत होते हैं कि आपके लाइफ में जो एक डेंजर के लिए आप तैयारी कर रहे थे, उस डेंजर को आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे वो डेंजर आ रहा है। अच्छा। कोई मेरे को डांट लगाएगा, वो भी आपके लिए डेंजर चीज़ हो गई, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब आपके लिए डेंजरस चीज़ें हो गई। ठीक है। सो एक के बाद एक आपके सामने एक डेंजर आके खड़ा होता रहता है और बॉडी उसको जो है रेस्ट में आने के लिए टाइम नहीं मिलता। ओके। तो सर, कब बॉडी को ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेस है वो बहुत नॉर्मल है? देखिए, ये जो स्ट्रेस है, ये बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी फ्लेक्सिबल वैसे नहीं, योगा वाले टर्म्स में नहीं, लेकिन जो आपकी बॉडी है ये अडेप्टेबल होती है। सो क्या होता है कि धीरे धीरे पहला आपको स्ट्रेस आया, दूसरा स्ट्रेस आया, धीरे 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 एक के बाद एक आप जो स्ट्रेस है वो लेते रहते हैं और धीरे धीरे उसको बॉडी एडजस्ट करती रहती है। जो एक बेस लाइन बनती है वो आपकी बेस लाइन हाई होती जाती है। तो इस तरह से ये
जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये आपका रेगुलर चीज़ हो जाती है एक। तो सर हम नॉर्मल स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है या नॉर्मल स्ट्रेस है। जैसे 8 घंटे आप सोए हैं और फिर भी आपको थकान लग रही है, या आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हैं, ओके। या फिर आप हमेशा एक जल्दी में रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। ओके। तो ये 2-3 इंडिकेशंस हैं। एक आपकी ब्रीदिंग शैलो होती है, लाइक डीप ब्रीदिंग जो बोलते हैं हम लोग, वो आपकी नॉर्मल सिटिंग स्टेट में आपकी डीप ब्रीदिंग नहीं होती है। तो ये 4-5 इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि ये स्ट्रेस जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। तो क्या हमारे नर्वस सिस्टम को भी इस क्रॉनिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की हैबिट बन जाती है? हैबिट नहीं बोलूँगा, लेकिन एडेप्टेशन बोलूँगा। ओके। जैसे मैंने बोला कि बॉडी बहुत एडेप्टेबल है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे बेसलाइन बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी बॉडी एडजस्ट करती रहती है। ये एक वायरिंग जो है आपकी बॉडी की या माइंड की, वो चेंज होती रहती है और धीरे धीरे आप उस हाइपर एक्टिव स्टेट में रहने की आदी हो जाते हैं। तो सर ऐसे सिम्टम्स तो कहीं ना कहीं हमें एंजाइटी में भी दिखते हैं, तो क्या क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी सिमिलर है या फिर अलग अलग है? जो स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो एक आपकी कंडीशन है। जो एंजाइटी है वो उसका इंटरप्रिटेशन है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब आपके क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी जो है वो टाइट रहती है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि आप भागने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए आप रेडी होते हैं कि लड़ना है या भागना है। लेकिन जो एंजाइटी है वो जनरली फ्यूचर सिनेरियो को सोच के आपका माइंड का स्टेट है कि आगे क्या होगा, आगे मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे रेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं फ्यूचर के बारे में आप सोच सोच के आपके एक थॉट प्रोसेस जो है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है वो साथ साथ हों। कई बार होता है कि बिना एंजाइटी के भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, कि आपको पता है कि आगे सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है स्ट्रेस में रहने की, तो आप उसको रेस्ट में आ नहीं पाते। जी, तो ये स्ट्रेस और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं? बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। सो क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड की मैंने बात की, तो आपके बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। पहला तो वो। दूसरा है आपकी बॉडी का, जैसे मैंने बोला कि बॉडी टाइट हो जाती है, आप भागने को रेडी होते हैं, तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रेस में लोग होते हैं उनको सोने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि उनका दिमाग हाइपर एक्टिव होता है। अब लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि यही जो स्ट्रेस है, ये डाइजेशन स्लो हो गई है और वो परमानेंट स्लो चल रही है, तो आपके गट इश्यूज रहेंगे, आपको डाइजेशन में इशू होगा, बिकॉज आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो आपको सर में दर्द होगा। ओके। और आपको अगर फियर का जैसे है तो वो गट इश्यूज होंगे। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि साइकोसोमेटिक्स कहता है कि आपका जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उससे ये सब रिलेटेड है। तो सर इमोशनल सप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या रिलेशनशिप है? इमोशनल सप्रेशन और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसमें बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या होता है कि आप इमोशंस हैं तो आपके अंदर, आप उसको दबाए जा रहे हो। जब आप इमोशंस को दबा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो उससे रिएक्ट कर रही है। आप हमेशा ही स्ट्रेस में हो। जब आप हमेशा ही स्ट्रेस में रहोगे तो आपको धीरे धीरे वो क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाएगा। ठीक है। तो जब आप इन इमोशंस को होल्ड करते रहते हैं तो क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है एक बॉडी में। आपकी बॉडी जो है वो आपको बोल रही होती है कि सेफ्टी नहीं है। सो इसीलिए हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग बनना मतलब इमोशंस को सप्रेस करना, उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं और वो हमेशा ही उस टेंशन में रहते हैं। तो सर वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर,
ये हमारी इमोशनल सप्रेशन या कह लीजिए या फिर एंजाइटी या क्रॉनिक स्ट्रेस को कैसे एम्प्लीफाई करता है? देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम वर्क प्रेशर। ओके। वर्क प्रेशर में एक है जो हम बोलते हैं कि एक हमेशा एक तलवार लटकती रहती सर के ऊपर कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो शायद हमको जॉब से निकलना पड़ेगा, एंड हाउ विल आई, मेरी परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। फैमिली में जब आते हैं तो फैमिली से एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बनता है ओके। कि आप तो घर में पैसा लाओगे ही लाओगे। फॉर अ वुमन समटाइम्स इट इज़ कि आप घर संभालोगे, या जॉब भी कर रही होंगी तो जॉब के साथ साथ उनको घर संभालना पड़ता है। सो ये एक्सपेक्टेशंस हो गई। अब आते हैं सोशल पे। सोशल में क्या है, हमको अच्छा दिखना है, somebody हैज़ टू लाइक मी। इसीलिए अभी सोशल मीडिया पे भी लाइक सब्सक्राइब बहुत चलता रहता है, क्योंकि अदर पीपल टू लाइक देम। एग्जैक्टली। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये ऑफ कोर्स जो आपका स्ट्रेस है उसको एम्पलीफाई करेंगे ही। ओके। ये आपके साथ में इतने सब प्रेशर्स हैं, फैमिली का हो गया, सोसाइटी का हो गया, एंड वर्क का हो गया। सो ये सब आपको एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको एक अर्जेंसी देते हैं ये। सो जब आपके ऊपर प्रेशर है इतना ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस में होंगे और स्ट्रेस में रहेंगे ही, क्योंकि सुबह आप जाएंगे तो आप फैमिली से निकल रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि आप ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे, चाहे आपको ऑफिस में कितना ही प्रेशर हो। आप घर से निकलेंगे तो ट्रैफिक का प्रेशर होगा कि मैं टाइम पे, मेरे को ऑफिस पहुँचना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। ऑफिस में जाएंगे तो बॉस की एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, क्योंकि बॉस आपको पॉइंट्स देने हैं जो आपके सीआर के पॉइंट्स होते हैं। सो उसके बाद में आप वापस घर आएंगे, और इसी रास्ते में आप सोसाइटी में भी निकल रहे हैं, क्योंकि आप अकेले तो काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आपने बाल भी कंघी नहीं किए तो सोसाइटी क्या बोलेगी, उसका भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कंबाइन होके आपको एक हमेशा ही आपको एक स्ट्रेस के कंडीशन में रखते हैं, एंड वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। तो क्या ये क्रॉनिक स्ट्रेस सबकॉन्शियस पैटर्न से भी कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्या होते हैं पहले हम उनको समझेंगे। बिल्कुल। हमारे कुछ बिलीफ होते हैं, देयर आर सर्टेन बिलीव्स जिनके ऊपर कि हम अपनी पूरी लाइफ जी रहे होते हैं, और ये कई बार होते हैं ये हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम इस पैटर्न पे जी रहे हैं। अब जब उस पैटर्न पे हम जी रहे होते हैं, सो हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं अपनी पूरी लाइफ में। अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हमें नहीं मालूम है क्या होगी, लेकिन ये एक डर है कि एक गड़बड़ हो जाएगी, या फिर एग्ज़ाम में अगर मैं पास नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ अगर मैं लेट हो गया या अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपने देखा होगा, लोग गाड़ी तो भगा रहे होते हैं और वो ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं। यहाँ बोलते हैं ना हम लोग, खासतौर से इंडिया में, कि हर कोई जल्दी में है लेकिन कभी टाइम पे नहीं पहुँचते हैं जी। क्योंकि हम उस स्ट्रेस के सिचुएशन में रहते हैं कि हम लेट ना हो जाएं। जी। लेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही घर के ऊपर आ जाते हैं कि प्रोडक्टिव नहीं हुआ, या मैं घर में पैसा नहीं कमा के लाया, या कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी सी छोटी चीज़। अगर मैंने घर में खाना अच्छा नहीं बनाया, कोई गेस्ट आ रहे हैं, खाना अच्छा नहीं बना तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। सो स्ट्रेस को पकड़ने के लिए हम कोई भी पैटर्न पकड़ सकते हैं। पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं कि लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे। सो ऑल दीज आर बिलीव्स। जो हम सबकॉन्शियस पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जिनके ऊपर हम पूरी लाइफ अपनी चला रहे हैं। ओके। और यही जो बिलीव्स हैं, यही जो पैटर्न्स हैं, ये बहुत हद तक आपकी पूरी लाइफ चला रहे होते हैं। तो स्ट्रेस पैटर्न्स भी यही चला रहे होते हैं। तो सर, ये जो स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस है जो लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, इसको अगर हमें रिड्यूस करना हो तो क्या सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा टूल बन सकता है? सेल्फ अवेयरनेस को मैं टूल नहीं बोलूँगा, एक कंडीशन बोलूँगा। जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हो, उसमें जैसे शैडो वर्क हो गया या इवन बैकफ्लर रेमेडी हो गई, ये सब काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अच्छा। नाउ जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, लेकिन आपको उस टाइम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है कई बार। प्रोफेशनल हेल्प इज़ अ बेटर और फास्टर वे। उसमें क्या होता है कि आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आप के सबकॉन्शियस बिलीफ्स को जो भी आपका काउंसलर हैं, जो भी आपके शैडो वर्कर हैं, वो आपको बताते हैं। ओके। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, किसी का सबकॉन्शियस पैटर्न है कंट्रोल का जी। या परफेक्शनिज्म का, कि मुझे हमेशा ही अच्छा होना है, तो वो व्यक्ति जो है, जो भी इंडिविजुअल है, वो अपनी पूरी लाइफ में कंट्रोल की कोशिश करते रहेंगे। कैसे कंट्रोल की कोशिश करेंगे? घर में भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। किसी हाउस हेल्प से अगर कोई बर्तन टूट गया तो उनको गुस्सा आ जाएगा, हर टाइम उनको इरिटेशन रहेगी। वैसे ही आप हर चीज़ में खुद करना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। यू कैन ट्रस्ट एनीबडी बिकॉज मुझे हर चीज़ में कंट्रोल चाहिए। हाइपर कंट्रोल जो हो जाता है, सो वो अगेन फिर वो एक सेल्फ अवेयरनेस में कई बार होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है उसको निकालने में। निकल जाएगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि फॉर अ ईजी एंड फास्टर रेजोल्यूशन आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। सब ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग, बॉडी माइंड प्रैक्टिसेस ये इस क्रॉनिक स्ट्रेस को रिड्यूस करने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो जो ब्रेथ वर्क है वो आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। ओके। नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो आप कब सांसें आराम से लेते हैं? जब आप रेस्ट पे होते हैं। बिल्कुल सही। तो जब आप नॉर्मल आप सांस लेना शुरू करते हैं, लंबी लंबी बॉक्स ब्रीदिंग हो या कोई और भी टेक्निक्स हो, चाहे प्राणायाम हो, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि अभी रेस्ट का टाइम है। सो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो सिंपैथेटिक से आप पैरासिम्पैथेटिक की तरफ आ जाते हो तो क्रॉनिक स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा आ गया ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या है कि आप चाहे नंगे पैर चलिए या कुछ भी एक्टिविटी कीजिए जिसमें आपको चाहे दौड़ना हो, चाहे आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और आपको थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होता है, क्योंकि नंगे पैर चलते हुए मज़ा आता है, तो आपकी जो सर्वाइवल का जो ब्रेन है उसको एक सिग्नल जाता है कि अभी सेफ्टी है। नंगे पैर चलते हुए सेफ फील करेंगे ना जी। अगर भागना होगा तो आप जूते पहन के रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम आपके बॉडी माइंड पे। ठीक है। जो बॉडी माइंड टेक्निक्स हैं वो अगेन आपकी बॉडी को एक सेफ्टी की फीलिंग देते हैं। साथ में मैं फिर से अगेन बोलूँगा, बाकफ्लावर रेमेडी वो बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि आप उस टाइम आप रूट इमोशन पे काम कर रहे होते हो। ओके। आपके रूट इमोशन को वो एड्रेस करती हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये क्रॉनिक स्ट्रेस को डेफिनेटली रिड्यूस करने में बहुत मदद करती हैं। तो सर, जो ये आपने रेमेडीज़ बताई, जैसे बाकफ्लावर हो गई, शैडो वर्क हो गई, तो ये क्या क्लाइंट टू क्लाइंट वैरी करती हैं या सिमिलर रेमेडीज सब तरीके के क्रॉनिक स्ट्रेस पे काम करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम बाकफ्लावर रेमेडी दे रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल का केस अलग होता है। ओके। किसी इंडिविजुअल में स्ट्रेस हो रहा होगा डर की वजह से, बिकॉज ऑफ फियर। किसी में स्ट्रेस गिल्ट की वजह से होगा, और हर एक इंडिविजुअल का केस अलग हो जाता है। तो अगर आपने उनको स्ट्रेस जो हो रहा है वो गिल्ट की वजह से हो रहा है और आप उनको दवाई दे रहे हैं फियर की, तो वो काम नहीं करेगी जी। तो इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को अलग से एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। ये कोई वन सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी ऐसा नहीं है। तो सर, एनर्जी हीलिंग या हम कहें कि इमोशनल डिकोडिंग, ये दोनों ही टेक्निक्स या और भी टेक्निक्स हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस को रिड्यूस करने में कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो एक आपका कंडीशन है जी। आप हमेशा ही फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं जी। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट है फुल टाइम। सो जब आप एनर्जी हीलिंग करते हैं आपकी बॉडी को जो हीलर है वो एक कोहेरेंस में लाता है। ओके। कोहेरेंस में लाएंगे तो आपकी जो कलेक्टेड इमोशंस हैं उनको रिलीज करने में हेल्प मिल जाती है। ओके। अब आते हैं इमोशनल डिकोडिंग पे। इमोशनल डिकोडिंग जो है वो सिर्फ एक, मैं कहूँगा, टूल है कि आपका जो स्ट्रेस में है व्यक्ति, उनका रूट इमोशन क्या है।
एक बार रूट इमोशन मिल गया तो उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं। आप चाहे भागफला रेमेडी ले लीजिए, चाहे शैडो वर्क ले लीजिए, या कोई और भी तरीका ले सकते हैं। आप मेडिटेशन करवा सकते हैं, जर्नलिंग करवा सकते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं ये आप इमोशनल डिकोडिंग के बाद करेंगे। इमोशनल डिकोडिंग सिर्फ उस रूट तक पहुंचने का एक टूल है। तो सर, अगर हम अपने लिसनर्स को एक कंसाइजली बताना चाहें कि अगर उनको क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे आपने बताया कि क्या फ़र्क उन्हें पता चलेगा नॉर्मल स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस में, तो सर अब एक कंसाइजली ये भी बता दीजिए कि उनसे ओवरकम करने की रेमेडीज़ क्या है। देखिए, अगर किसी ने समझ लिया है कि स्ट्रेस है वो क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो अब बहुत जगह तो सुनने में तो आता है कि अपना स्ट्रेस कम कीजिए, पर वो स्ट्रेस लोड कम करना कैसे है? बिल्कुल सही। अभी स्ट्रेस कम करने के लिए एक तो ब्रेथ वर्क हो गया कि आप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ी लॉन्ग ब्रीदिंग, चाहे दिन में 3 बार आप कर लें 1-1 मिनट के लिए। वो भी आपका जो स्ट्रेस है उसको कम करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका जो रिलीज़ का मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ओके। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेने से ये काम जल्दी हो जाएगा। ओके। है ना? चाहे आप भागफला रेमेडी ले लीजिए, चाहे आप शैडो वर्क कर लीजिए, और नहीं तो कोई और भी आप तरीका एनर्जी हीलिंग करवा सकते हैं। इन सब से क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज आप रूट पे काम कर रहे हैं जी। आप सरफेस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे काम करना होगा तो आप दवाई ले सकते हैं, वो आपको सरफेस के जो सिम्टम्स हैं उन पे असर कर देगी, लेकिन रूट फिर भी बच जाता है। तो सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल जो हम सभी जानना चाहते हैं कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स पर कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, मेंटल जो है, जब हम बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, जी, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं हम लोग, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, बस आप चलते रहते हैं, वो एक मेंटल स्टेट में देखा गया है। ओके। अब इमोशनल स्टेट में अगर जाएंगे तो आपको नमनेस दिखेगी, आपको कुछ इमोशन फील ही नहीं हो रहा है, इरिटेबल आप रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। ये जो आजकल बात हम सुनते हैं कि रोड रेज की, क्योंकि वो एक स्ट्रेस के लेवल पे चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी वजह से हो, मैं लेट पहुंचूंगा या कुछ भी हो, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा हो तो वो रोड पे निकलता है, तो वो रोड रेज हो जाती है, वो इमोशनल चीज़ आ जाती है, इरिटेबिलिटी। जी। फिर इमोशनली आप डिटैच हो जाते हैं सब चीज़ों से। डिटैचमेंट ये वो वाला डिटैचमेंट नहीं है जो साधु वगैरह का होता है, ये एक अलग टाइप का डिटैचमेंट होगा। कुछ हद तक ये नमनेस जैसा होता है कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको डिप्रेशन हो गया है। अब आते हैं स्पिरिचुअल पे। ओके। स्पिरिचुअली ये कैसे इफेक्ट करता है? स्पिरिचुअली सबसे पहले तो आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। जो आपको एक छोटी सी वॉइस होती है, जो इंट्यूशन बोलते हैं जिसको, उसको आप सुनना बंद कर देते हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं, प्लस अपनी बॉडी की तो बात सुन ही नहीं रहे होते हैं, और स्पिरिचुअली एक जो इनर हैप्पीनेस होती है वो भी आपसे हट जाती है, तो आप जॉय भी फील नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे क्रॉनिक स्ट्रेस से देखने को आती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। जाते जाते आप क्या लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि अब उन्होंने ये भी पहचान लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करें, अब उन्होंने ये भी पहचान तो लिया, अब इससे छुटकारा कैसे पाएँ? तो लास्ट में जाते जाते लाइफ को सिंप्लीफिकेशन देने वाली कोई ऐसी आप टिप देना चाहें हमारी ऑडियंस को? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा ऑडियंस से कि क्रॉनिक स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस को हमने बहुत नॉर्मल मान लिया है। स्ट्रेस इज़ अ रिस्पॉन्स, दैट इज़ ओके। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हम अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं, और वो एक कोई हेल्दी साइन नहीं है। तो अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, क्यों हैं? क्योंकि आप बहुत टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते रहे हैं। अब
स्ट्रांग बनने का एक दूसरा स्टेप आ गया है, जो है अपने आप से लड़ाई बंद करना और अपने आप की बात सुनना शुरू करना। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और आई गेस कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे साथ में, और हम आपसे सीखेंगे बहुत कुछ आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि हम उन्हें आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कवर कर सकें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।